हाय गाइस एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल रिवील जीके। नाउ इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग यहाँ पे सॉल्व करेंगे सीडीएस के केमिस्ट्री के पीवाईक्यू जो भी हमारे पिछले 5 साल में आए हैं एसिड एंड बेसिस एंड कार्बन एंड इट्स कंपाउंड वाले चैप्टर से। और ये हमारा पार्ट 4 होने वाला है। इससे पहले मैं ऑलरेडी यहाँ पे केमिस्ट्री के 3 पार्ट बना चुका हूँ और इससे पहले हम लोग फिजिक्स और बायोलॉजी के पिछले 5 साल के पीवाईक्यूज भी हम लोग सॉल्व कर चुके हैं। तो आपको सारे वीडियोस एक ही प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएंगे। प्लेलिस्ट का मैं लिंक यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा और साथ ही साथ आपको आई बटन पे भी मिल जाएगा। अगर आपने कोई भी वीडियो नहीं देखा है तो आप जाके देख सकते हो, आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। और यहाँ पे लास्ट में मैं एक और चीज़ बोलना चाहूँगा, अगर आप पहली बार चैनल पे आ रहे हो ठीक है तो ज़रूर यहाँ पे प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना, साथ ही साथ जितना ज़्यादा हो सकता है इसको शेयर कर देना ताकि दूसरों तक पहुँच पाए। और आपका कोई भी डाउट होता है, कोई भी यहाँ पे सजेशन होता है तो आप यहाँ पे कमेंट सेक्शन में भी लिख सकते हो, मैं हर एक को यहाँ पे रिप्लाई करता हूँ। ठीक है, तो चलो यहाँ पे आगे बढ़ लेते हैं, शुरू करते हैं। नाउ गाइस, क्वेश्चन पे आगे जाने से पहले यहाँ पे मैं 3 चीज़ें आपको बताना चाह रहा हूँ। पहली तो यहाँ पे ये है कि आपको हमेशा जो भी मैं वीडियो अपलोड कर रहा हूँ पीवाईक्यू सीरीज़ में, ठीक है, आपको उसका कमेंट सेक्शन ज़रूर वहाँ पे चेक करना है कि मैंने वहाँ पे कोई कमेंट पिन कर रखा है या फिर नहीं कर रखा है। क्योंकि कभी-कभी यहाँ पे हो सकता है कि मैं यहाँ पे गलत आंसर मार्क कर दूँ या फिर फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे कुछ गलती से गलत बता दूँ, ठीक है? तो उस केस में आपको हर एक वीडियो का यहाँ पे कमेंट सेक्शन ज़रूर देखना है कि आप यहाँ पे क्लियर कर पाओ, क्योंकि मैं नहीं चाहता हूँ कि आप यहाँ से कुछ भी गलत सीख के जाओ, ठीक है? तो आपको हमेशा जो भी मैं यहाँ पे वीडियो अपलोड कर रहा हूँ उसका कमेंट आपको ज़रूर देखना है, अगर मैंने वहाँ पे कोई कमेंट कर रखा है और उसको पिन कर रखा है या फिर नहीं कर रखा है, ताकि वो आपकी क्लियरिटी वहाँ पे इंक्रीज़ कर पाए, बढ़ा पाए। ठीक है, फिर साथ ही साथ दूसरा यहाँ पे है कि हम लोग बहुत जल्दी मैं यहाँ पे एनडीए के और यहाँ पे सीएपीएफ के यहाँ पे पीवाईक्यूज लेके आऊँगा जो आपके हर एक डिफेंस एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब एनडीए के लिए, एनडीए के बच्चों के लिए भी है ही, सीडीएस के लिए भी है और सीएपीएफ के लिए भी है, क्योंकि इनका सिलेबस ऑलमोस्ट सिमिलर ही है। बस यहाँ पे फ़र्क होता है इनका लेवल का। ठीक है, एनडीए का जो लेवल है थोड़ा हाई है, सीडीएस का उससे कम है, फिर सीएपीएफ का उससे कम है, अगर हम यहाँ पे साइंस क्वेश्चंस की बात कर रहे हैं तो। ठीक है, फिर साथ ही साथ इसी के बाद मैं यहाँ पे एक सीडीएस की एक प्रैक्टिस टेस्ट सीरीज़ यहाँ पे लेके आऊँगा। ठीक है, प्रैक्टिस सेट सीरीज़, जहाँ पे हम लोग हर दिन हर एक पर्टिकुलर वीडियो में 10 से 15 क्वेश्चन तो हम ऑन एवरेज सॉल्व करेंगे ही करेंगे। ठीक है, तो इससे बेसिकली आपकी प्रैक्टिस भी बढ़ती रहेगी। ठीक है, मतलब आपको क्वेश्चन सॉल्व करने का भी आइडिया लगता रहेगा, साथ ही साथ आपकी प्रैक्टिस भी होती रहेगी, रिविजन भी होता रहेगा। तो आपको अब ऐसा हो सकता है कि एक दिन में 2 वीडियो, 1 वीडियो या फिर 3 वीडियो मिले, तो मैं आपको ज़रूर रिकमेंड करूँगा कि आप हर एक वीडियो देखना, क्योंकि अभी आपका सीडीएस और एनडीए का एग्ज़ाम आने वाला है। तो मैं जितने भी अभी पर्टिकुलर वीडियोज़ बना रहा हूँ, वो इन दोनों एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैं आपको यही रिकमेंड करूँगा कि सारी चीज़ें आप यहाँ पे फॉलो करो। ठीक है, कमेंट सेक्शन ज़रूर देखते रहना, कोई भी अगर यहाँ पे गलती से मैं कोई गलती कर देता हूँ, ठीक है, तो मैं उसको कमेंट करके नीचे लिख देता हूँ ताकि आप वहाँ पे सही सीख के जाओ। ठीक है, मैं नहीं चाहता हूँ कि आप यहाँ से कुछ भी गलत सीख के जाओ। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम लोग क्वेश्चन पे की तरफ बढ़ते हैं। सो नाउ यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन में हमें यहाँ पे क्या दे रखा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट। ठीक है, तो यहाँ पे आपसे 3 स्टेटमेंट दे रखी है और पूछा है कि कौन सी स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट है। तो पहली तो यहाँ पे दे रखा है कि ऑल द बेसिस आर एल्कली। ठीक है, तो ये आपका गलत स्टेटमेंट है। आपके सारे बेसिस एल्कली नहीं होते, जबकि आपका स्टेटमेंट क्या होनी चाहिए थी यहाँ पे कि ऑल एल्कली आर बेसिस। ठीक है, अगर ये स्टेटमेंट होती तो यहाँ पे ये करेक्ट स्टेटमेंट होती। अब यहाँ पे मैं रीज़न बता देता हूँ इसका। यहाँ पे सारे जो आपके बेसिस है वो एल्कली क्यों नहीं होते, वो इसलिए नहीं होते कि जितने भी आपके बेसिस है ना वो सॉल्यूबल नहीं होते वाटर में। ठीक है, मतलब इसका कहने का क्या है, अगर मान लो आपके पास एक्स नंबर ऑफ बेसिस है, ठीक है, तो सारे के सारे मतलब एक्स नंबर ऑफ बेसिस आपके वाटर सॉल्यूबल नहीं होंगे, कुछ सॉल्यूबल होंगे पर हर एक सॉल्यूबल नहीं होगा। ठीक है, तो इससे आप ऐसे याद रख सकते हो, जबकि यहाँ पे जो आपके एल्कली है ये आपके सारे वाटर सॉल्यूबल होते हैं। ठीक है, इसीलिए हम क्या बोल सकते हैं कि ऑल एल्कली आर बेसिस बट ऑल बेसिस आर नॉट एल्कली। ठीक है, यहाँ आई होप कि आपको ये पर्टिकुलर स्टेटमेंट अच्छे से समझ में आ गई हो। नाउ दूसरा स्टेटमेंट देखो, वही दे रखा है कि ऑल एल्कली डिजॉल्व इन वाटर, तो एकदम करेक्ट है, ऑल सॉल्युबल होते हैं वाटर में। फिर तीसरा आपको दे रखा है कि और यहाँ पे एल्कली आर सोपी टू टच, बिटर इन टेस्ट एंड कोरोसिव इन नेचर। ठीक है, अब देखो यहाँ पे जो बात कर रहे हैं हम लोग बिटर की। ठीक है, तो जो बेसिस होते हैं आपके, ठीक, जो आपके यहाँ पे बेसिस होते हैं वो आपके क्या होते हैं, बिटर टेस्ट के होते हैं। ठीक है, जबकि मैंने यहाँ पे आपको क्या बोला है कि ऑल एल्कली जो है वो यहाँ पे आपके बेसिस होते हैं। तो इसका इनडायरेक्टली मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे एल्कली भी क्या होंगे, बिटर इन टेस्ट होंगे। ठीक है, आप यहाँ से आई होप कि समझ पा रहे हो मैं यहाँ पे क्या बोलना चाह रहा हूँ। ठीक है, फिर साथ ही साथ अगर हम यहाँ पे बात करते हैं बेस से रिलेटेड, तो जैसे मैंने आपको पहले तो बता दें कि ये बिटर होता है। ठीक है, उसके साथ साथ यहाँ पे बेस क्या करता है, आपका रेड लिटमस पेपर को आपको ब्लू में कन्वर्ट कर देता है। अगर आपका कोई भी बेस होगा, आप टेस्ट करना चाह रहे हो, तो रेड लिटमस पेपर लो, अगर वो यहाँ पे ब्लू में कन्वर्ट हो जा रहा है तो आपका क्या है, वो बेस है। ठीक, फिर बेस जो होता है वो आपके क्या, ओ एच नेगेटिव आयन क्या होता है यहाँ पे वो निकालते हैं। ठीक है, यहाँ पे इसको प्रोड्यूस करते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक, और यहाँ पे अगर हम बात करते हैं तो ये
डोनेट करते हैं इलेक्ट्रॉन को, ठीक है, डोनेट करते हैं इलेक्ट्रॉन को, और गेन करते हैं किसको, प्रोटॉन को। ठीक है, तो आपको ये कुछ चीज़ें जो आपको बेसिस के बारे में पता होनी चाहिए, और इसी का उल्टा हो जाएगा आपके एसिड, ठीक है, OH नेगेटिव की जगह H+ हो जाएगा। ठीक, तो ये सब यहाँ पे आपको चीज़ें पता होनी चाहिए। तो आपका ये करेक्ट आंसर क्या है, यहाँ पे 2 और 3 एकदम करेक्ट है। तो आपका ऑप्शन सी, ठीक है, 2 एंड 3 ओनली, ये आपका करेक्ट होना चाहिए, और फर्स्ट स्टेटमेंट आपको बता दिया मैंने क्यों गलत है। ठीक है, ना हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें यहाँ क्या दे रखा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट डायमंड एंड ग्रेफाइट। ठीक है, तो कौन सी स्टेटमेंट यहाँ पे डायमंड और ग्रेफाइट के बेसिस पे यहाँ पे करेक्ट है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं डी ऑप्शन को, यहाँ की बोथ डायमंड एंड ग्रेफाइट हैव सिमिलर स्ट्रक्चर्स। ठीक है, तो ये आपकी गलत स्टेटमेंट हो जाएगी, क्योंकि जो आपका यहाँ पे डायमंड स्ट्रक्चर होता है वो बेसिकली हम लोग इसको बोलते हैं 3 डायमेंशनल टेट्राहेड्रल लैटिस होता है। ठीक है, वहीं पे जो आपका यहाँ पे ग्रेफाइट होता है ये आपका होता है प्लेनर हेक्सागोनल लेटिस। ठीक है, तो मैं आपको ये बोलूँगा कि आप इन दोनों का स्ट्रक्चर देख लेना है। ठीक है, बस आप इसकी फोटो देख लेना, और ये नाम बस आप याद रख लो। ठीक है, कि 3 डायमेंशनल टेट्राहेड्रल लेटिस होता है आपका किसका, डायमंड का, और प्लेनर हेक्सागोनल लेटिस होता है आपका किसका, ग्रेफाइट का। ठीक है, तो इसलिए आपकी ऑप्शन डी तो ये गलत हो गया। फिर साथ ही साथ आप याद रख लो कि आपका जो ग्रेफाइट होता है ना उसमें एक कार्बन एटम 3 कार्बन एटम के साथ मिले होते हैं, वहीं पे आपका जो डायमंड होता है वो यहाँ पे एक कार्बन एटम 4 कार्बन एटम के साथ अटैच होता है। ठीक है, मतलब कनेक्टेड होता है। फिर यहाँ पे हम चलते हैं सी पे। तो सी क्या बोल रहा है कि डायमंड एंड ग्रेफाइट आर बोथ नॉन कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, तो ये भी गलत है, क्योंकि आपका डायमंड तो नॉन कंडक्टर है पर ग्रेफाइट नहीं है। ठीक है, ग्रेफाइट आपका गुड है, ठीक है, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। वहीं पे डायमंड आपका क्या है, हीट से है। ठीक है, हीट का गुड कंडक्टर है। तो ये मैंने आपको पिछले वीडियो में भी बताया था ये सब। ठीक है, तो आपको ये पता होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे जो आपका ग्रेफाइट है ये एक्सेप्शन है आपका, बेसिकली यहाँ पे नॉन मेटल है, और ये आपका एक एक्सेप्शन है कि यहाँ पे गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी का। ठीक है, नॉन मेटल के केस में। फिर हम चलते हैं ए पे। तो ए आपसे क्या बोल रहा है कि डायमंड एंड ग्रेफाइट हैव सिमिलर फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। तो देखो जब भी यहाँ पे बात हो रही है ना एलोट्रोप्स की, ठीक है, तो ये बेसिकली डायमंड एंड ग्रेफाइट आपके क्या एलोट्रोप्स हैं। ठीक है, किसके हैं, कार्बन के एलोट्रोप्स है। ठीक, तो उस केस में यहाँ पे आपको याद रखना है कि केमिकल प्रॉपर्टी आपकी सेम रहती है। ठीक है, मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, केमिकल प्रॉपर्टी जो होती है आपकी यहाँ पे सेम रहती है। ठीक है, वहीं पे आपकी जो फिजिकल होती है, ठीक है, फिजिकल प्रॉपर्टी ये आपकी हमेशा क्या रहती है, डिफरेंट रहती है। ठीक है, तो ये आपको चीज़ बस याद रखनी है। तो इसलिए अगर यहाँ पे सिर्फ केमिकल होता तो ये करेक्ट होता, पर फिजिकल भी बोल दिया तो यहाँ पे ये गलत है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या है, बी। आपका डायमंड क्या है, एक हार्ड शेप है, और आपका ग्रेफाइट एक स्मूथ शेप है। ठीक है, तो आपको बस ये याद रखना है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है यहाँ पे बी। नाउ हम चल रहे हैं अगले क्वेश्चन पे। तो हमसे यहाँ पे पूछ रखा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग एसिड्स, ठीक है, इज सेक्रेटेड बाय द लीव्स ऑफ नेटल प्लांट दैट कॉजेज पेनफुल स्टिंग्स। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम बात करते हैं लीव्स ऑफ नेटल प्लांट की, ठीक है, तो नेटल प्लांट की जो लीव्स होते हैं उसमें बेसिकली आपको मिलता है मिथेनोइक एसिड। ठीक है, तो मिथेनोइक एसिड यहाँ पे इसमें मिलता है, और आपको देखो कुछ कुछ चीज़ों के बारे में ना आपको यहाँ पे पता होना चाहिए। जैसे मैं इसको ना ऑलरेडी वैसे कवर करा चुका हूँ बायोलॉजी में भी, पर मैं यहाँ पे थोड़ा और यहाँ पे बता दे रहा हूँ साथ ही साथ। ठीक, अब जैसे मान लो आपसे अगर कोई पूछता है कि विनेगर में कौन सा एसिड होता है, ठीक है, तो विनेगर में आपका प्रेजेंट होता है एसिटिक एसिड। ठीक है, तो यहाँ पे देखो ये थोड़ा ना यार रटने वाला ही है। ठीक है, आपको बस इतना पता होना चाहिए कि किस में कौन सा एसिड होता है, ज़्यादा इसमें जानने की ज़रूरत नहीं है। और हमेशा ना आपको देखने को मिलेगा एक टाइप के ही क्वेश्चन अभी आते हैं। ठीक है, अभी मैं आपको आगे कराऊंगा, आप देखना वहाँ पे सिमिलर क्वेश्चन आए हैं। अब यहाँ पे हम बात करते हैं नेक्स्ट की। तो यहाँ पे अगर मान लो आपसे पूछता है ऑरेंज के बारे में, ठीक है, तो इसमें आपका होता है सिट्रिक एसिड। तो सिट्रिक एसिड बेसिकली आपका उन सब चीज़ों में होता है जो आपकी खट्टी है, थोड़ी कड़वी सी है, उन सब में। ठीक है, अब जैसे इसमें यहाँ पे लेमन में भी क्या होगा, लेमन में भी आपका यहाँ पे सिट्रिक एसिड होगा। ठीक, अगर हम यहाँ पे बात करते हैं कर्ड की, ठीक है, तो कर्ड में आपका होता है लैक्टिक एसिड। ठीक है, ये चीज़ आपको यहाँ पे याद रखनी है। ठीक है, और लैक्टिक एसिड के बारे में हम ऑलरेडी यहाँ पे बायोलॉजी में डिस्कस कर चुके हैं, जब यहाँ पे हम क्रैम्प्स के बारे में बात करते हैं तो। ठीक है, फिर नेक्स्ट है आपका यहाँ पे टोमेटो। ठीक, तो टोमेटो में आपका कौन सा होता है, ऑक्जेलिक एसिड होता है। तो वैसे तो यहाँ पे मैं इसके बारे में बता चुका हूँ कि यहाँ पे टोमेटो में और भी बहुत सारे एसिड्स होते हैं ऑक्जेलिक को छोड़ के, पर क्योंकि यहाँ पे हम देखते हैं कि सबसे ज़्यादा हाई क्वांटिटी में कौन सा है, तो टोमेटो में सबसे ज़्यादा हाई क्वांटिटी में आपका है ऑक्जेलिक, इसलिए हम लोग मान के चलते हैं टोमेटो में ऑक्जेलिक एसिड होता है। ठीक है, वरना आपका सिट्रिक भी होता है उसमें। ठीक, फिर हम यहाँ पे नेक्स्ट पे चलते हैं। तो नेक्स्ट है यहाँ पे आपके पास टर्मेरिंड। ठीक है, तो टर्मेरिंड में आपका बेसिकली होता है टार्टरिक एसिड। ठीक है, तो टार्टरिक एसिड आपका किस में होता है, टर्मेरिंड में होता है। तो ये सब चीज़ें आपको यहाँ पे पता होनी चाहिए। ठीक, उसके साथ साथ यहाँ पे नेक्स्ट पे बात करते हैं। तो यहाँ पे एंड स्टिंग की अगर हम यहाँ पे बात करें, ठीक है, तो एन स्टिंग में भी आपका क्या होता है, मिथेनोइक एसिड होता है। ठीक है, ये चीज़ आपको यहाँ पे याद रखनी है, इसके ऊपर पहले बहुत बार क्वेश्चन आ चुके हैं। ठीक, अब हम यहाँ पे नेक्स्ट कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं इससे रिलेटेड। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपसे क्या पूछा है, स्टिंग हेयर ऑफ नेटल लीव्स, ठीक है, इंजेक्ट्स फ्लूइड इन द ह्यूमन बॉडी कॉजिंग बर्निंग पेन।
दिस फ्लूइड इज, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पे बात हो रही है वही एसिड कौन सा होता है, तो मिथेनॉइक एसिड होता है। अब देखो ये 2022 में पूछा है और यहाँ पे जो हमने पिछला क्वेश्चन किया है 2021 में पूछा है, ठीक है। तो देखो क्वेश्चंस यहाँ पे रिपीट हो रहे हैं, वही सेम क्वेश्चंस, ठीक है। नाउ नेक्स्ट यहाँ पे आपसे पूछा है कि मिथेनॉइक एसिड आपका कहाँ पे आपको मिलता है, फाउंड होता है, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर है यहाँ पे ऑप्शन सी, एंड स्टिंग्स। अभी मैंने आपको बताया एंड की स्टिंग्स में भी आपका कौन सा आता है, मिथेनॉइक एसिड। ये भी आपका 2022 में क्वेश्चन आया। फिर टोमेटो वाला हमने यहाँ पे बायोलॉजी में भी किया था, ठीक। तो यहाँ पे इसमें आपके ना कुछ ही ऐसे एलिमेंट्स आप बोलो, सब्सटेंसेस बोलो, जिसके यहाँ पे एसिड्स पूछे जाते हैं, ठीक। आपको उतने तो आपको पता होना चाहिए, मैं ये नहीं बोलूँगा कि आपको सबका ही पता होना चाहिए, ठीक है। जो इंपॉर्टेंट है वो सब याद रख लो, और कौन से एसिड किस चीज़ में यहाँ पे मिल सकते हैं वो सब आप याद रख लो, ठीक है। तो ये चीज़ आपको आई होप कि समझ में आ गई हुई तीनों क्वेश्चन, ठीक है। हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो देखो अभी मैंने जो आपको सब कुछ बताया ना वो यहाँ पे आप यूज़ कर सकते हो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में। तो आपसे यहाँ पे क्या पूछा है, जो आपके 4 स्टेटमेंट दे रखी है इनमें से कौन सी स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट नहीं है, ठीक है, नॉट करेक्ट पूछा है। तो सबसे पहले तो हमें जैसे पता है, हमने बायोलॉजी में पढ़ा था कि जो हमारे स्टमक होता है, स्टमक में हमारा प्रेजेंट होता है HCl, ठीक है। तो ये करेक्ट स्टेटमेंट है, तो ये तो इसका इस क्वेश्चन का आंसर नहीं है, ठीक। फिर अभी मैंने आपको यहाँ पे बताया था कि एसिटिक एसिड आपका विनेगर में प्रेजेंट होता है, तो ये भी एकदम करेक्ट स्टेटमेंट है। फिर उसके बाद अगर हम बात करते हैं यहाँ पे लेमन और ऑरेंज जूस की, ठीक है, तो यहाँ पे सिट्रिक एसिड मिलता है, हमने डिस्कस किया था। और साथ ही साथ यहाँ पे एक्सॉर्बिक एसिड भी मिलता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, विटामिन सी बोलते हैं, हमने बायोलॉजी में पढ़ा है, ठीक है। तो आपको देखो विटामिन के नाम भी याद रखने, ठीक है, बायोलॉजी के हिसाब से भी। तो आप यहाँ पे देखोगे ये थोड़ा कॉन्सेप्ट ना बायोलॉजी प्लस केमिस्ट्री है, ठीक। पर आपको यहाँ पे पता होना चाहिए लेमन और ऑरेंज जूस में सिट्रिक भी मिलता है और एक्सॉर्बिक भी मिलता है। वहीं पे अगर हम बात करते हैं टर्मरिन की, ठीक है, तो टर्मरिन बेसिकली हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं, इनको इमली बोलते हैं, ठीक। तो इमली में आपको सिट्रिक एसिड भी मिलता है और ऑक्जेलिक एसिड नहीं मिलता है, ठीक है। तो सिट्रिक एसिड मिलेगा आपको, और दूसरा एसिड कौन सा था, टार्टरिक एसिड था, ठीक है। तो टार्टरिक एसिड और सिट्रिक एसिड आपको मिलता है, ऑक्जेलिक एसिड नहीं मिलता। ऑक्जेलिक एसिड आपको कहाँ मिलता है, ऑक्जेलिक एसिड आपको उन सब चीज़ों में मिलता है जैसे आपके ग्रीन वेजिटेबल्स जो है, ठीक है। तो उन सब में आपको क्या मिलता है, आपको ऑक्जेलिक एसिड मिलता है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है सी, क्योंकि हमसे क्या पूछा था, नॉट करेक्ट पूछा था, ठीक है। तो नॉट करेक्ट यहाँ पे कौन सा है, ऑक्जेलिक एसिड आपका टर्मरिन में नहीं मिलता, ठीक है। ये आपको यहाँ पे पता होना चाहिए। नाउ हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो हमसे पूछ रखे हैं ऑर्डर ऑफ पीएच, ठीक है, इन सब सब्सटेंसेस का। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ बात कर लेते हैं पीएच स्केल की, ठीक है। तो पीएच स्केल हमारा होता है 0 से लेके 14 तक, जिसमें 7 मतलब होता है हमारा न्यूट्रल, ठीक है। 0 to 6 होता है हमारा एसिड, और 8 to 14 हमारा क्या होता है, हमारा बेस, ठीक है। और याद रखना कि इन दोनों को भी हम दो तरीके से लिखते हैं। एक लिखते हैं हम लोग स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस, या फिर हम लिखते हैं वीक एसिड वीक बेस, या फिर माइल्ड एसिड माइल्ड बेस, ठीक है। तो यहाँ पे ये सब आपको याद रखना है, ठीक। अब देखो इसका मतलब क्या है, माइल्ड आपका आ गया थोड़ा बीच रीजन में, मतलब कि ना तो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है ना बहुत ज़्यादा वीक है। वीक हो गया कि बहुत ही ज़्यादा वीक हो गया, ठीक है। वही स्ट्रॉन्ग का मतलब हो गया कि बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो कभी कभी ना आपको देखने को मिलेगा जैसे मिल्क ऑफ मैग्नीशिया है, तो हम इसको वीक बेस भी बोलते हैं, ठीक है, और माइल्ड बेस भी बोलते हैं। तो आप इन दोनों को इंटरचेंज कर सकते हो, पर आप स्ट्रॉन्ग और माइल्ड को इंटरचेंज नहीं कर सकते हो, ठीक है। ये चीज़ आपको याद रखनी है। तो यहाँ पे अगर मैं MgOH ट्वाइस की बात करूँ, ठीक है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, तो यहाँ पे हम लोग इसको माइल्ड बेस भी बोलते हैं, ठीक है, और कोई यहाँ पे इसको वीक बेस भी बोलता है, ठीक है। तो इसका मतलब एक ही है, ठीक है, माइल्ड और वीक का। तो इसका बेसिक मतलब क्या है यहाँ पे, जैसे अगर मान लो यहाँ 0 to 6 ये एसिड है, ठीक है, तो जो जितना ज़्यादा 0 के करीब होगा ना उसका उतना ज़्यादा वो एसिडिक होगा, जितना वो 6 के पास होगा वो एसिडिक होगा, पर वो बहुत ज़्यादा एसिडिक नहीं होगा, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जांपल आपने मिल्क देखा है, ठीक है, मिल्क आपका पीएच का होता है उसका पीएच होता है 6, ठीक है। तो ये एसिडिक है पर इतना ज़्यादा एसिडिक नहीं है। वहीं अगर हम बात करते हैं बैटरी एसिड की, तो उसका पीएच होता है 0.8 समथिंग, ठीक है। तो 0.8 बोल लो, आप जीरो भी बोलते हैं, कहीं पे आपको डायग्राम में भी जीरो दिख जाएगा, तो वो बहुत ही ज़्यादा एसिडिक है, ठीक है। तो इसलिए हम इसको बोलते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड। वहीं पे अगर हम बात करते हैं मिल्क को, तो मिल्क को हम बोल सकते हैं माइल्ड एसिड, ठीक है, या फिर वीक एसिड। फिर यही सेम केस आपका यहाँ पे बेस में भी चलता है। यहाँ पे जो भी 14 के पास होता है वो बहुत ज़्यादा बेसिक है, जो 8 के अराउंड होता है वो बहुत ही कम बेसिक है, ठीक है। बेसिक है पर बहुत कम बेसिक है। तो अब नाउ यहाँ पे जो हमें ऑब्जेक्ट्स या सब्सटेंसेस दे रखे हैं इनके हम लोग थोड़ा पीएच के बारे में जान लेते हैं। तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का अराउंड होता है 10.5, ठीक है, हम इसको 10 ले सकते हैं, ठीक, 10 या 11 आप ले लो। फिर हमारे ब्लड का कितना होता है, ब्लड का होता है हमारा 7.4 आपको देखने को मिलेगा, पर हम इसको 8 मान के चलते हैं, ठीक है, राउंड ऑफ कर देते हैं। फिर अगर हम यहाँ पे बात करते हैं लेमन जूस की, ठीक, तो लेमन जूस का आपका होता है हमारा 2 pH का होता है, ठीक है। वहीं कॉफ़ी की अगर हम बात करते हैं तो कॉफ़ी का होता है 5 pH, ठीक। अब यहाँ पे कहीं कहीं आपको देखने को मिलेगा कॉफ़ी 6 में है, कहीं 5 में, क्योंकि वो पॉइंट में होता है, ठीक है। तो पॉइंट में राउंड ऑफ करके आगे पीछे हो जाता है, ठीक। पर आपको यहाँ पे मेन चीज़ पता होना चाहिए कि कौन सा यहाँ पे कम है कौन सा ज़्यादा है।
तो यहाँ पे अगर आप क्लियरली देखो तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया आपका हमेशा लास्ट में ही आना चाहिए और सिंबल आपका इस तरफ खोला हुआ होना चाहिए, मतलब ये ग्रेटर है। तो अभी तक देखो ये सही है, ये गलत हो गया क्योंकि इसमें लास्ट में लेमन जूस आ गया। ठीक, तो ये गलत हो गया इसका पीएच, क्योंकि लेमन जूस का क्या है, सबसे कम है। ठीक है, अब देखो स्टार्टिंग में ही लेमन जूस सिर्फ इन दोनों में है, तो आपका ए ऑप्शन भी गया। अब इन दोनों को आप कंपेयर कर लो आपस में, देखो तो यहाँ पे सबसे कम है लेमन जूस, यहाँ पे 2, फिर कॉफ़ी का है 5, ब्लड का था 7.4, हमने इसको 8 ले लिया था, और इसका था 10.5, हमने इसको 11 या 10 ले लिया था। ठीक है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, यहाँ पे डी होगा। लेमन जूस सबसे कम है पीएच का, उसके बाद फिर कॉफ़ी आता है, उसके बाद बढ़ के यहाँ पे ब्लड आता है, फिर मिल्क ऑफ मैग्नीशिया आता है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो कुछ मैं आपको यहाँ पे बता दे रहा हूँ, जैसे आपका HCl है। ठीक है, HCl आपको कहीं कहीं दिखेगा कि ये 0 का है, कहीं कहीं दिखेगा 1 का है। ठीक है, तो आप ये याद रखना। फिर यहाँ पे अगर हम बात करते हैं 7 पे कौन सा आता है, तो 7 पे हमारा आता है प्योर वाटर। ठीक है, मतलब कि न्यूट्रल, ये आपको यहाँ पे याद रखना है। फिर यहाँ पे नेक्स्ट की अगर हम बात करते हैं तो नेक्स्ट है आपका यहाँ पे ब्लीच। ब्लीच कितने पे आता है, 13 पे आता है। ठीक है, ब्लीच आप याद रख लेना। फिर आप याद रख लेना हमारा लेमन जूस तो मैंने बता दिया। विनेगर आप याद रख लेना, 3 पे विनेगर आता है। ठीक है, तो कुछ कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट सब्सटेंसेज है, उनके बारे में बस आपको यहाँ पे पता होना चाहिए, क्योंकि उनका ही अरेंजमेंट आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, ज़्यादा हर एक का यहाँ पे नहीं पूछा जाएगा। और जैसे हाँ, फॉर एग्जाम्पल जैसे मान लो टोमेटो का पूछ लिया। ठीक है, टोमेटो का अगर पूछ लेता है वो, तो इसका आंसर होगा 5। तो अगर टोमेटो पूछ ले या फिर सिट्रिक एसिड पूछ ले, ठीक है, या फिर आपका ऑक्जेलिक एसिड पूछ ले, ठीक है, तो वो सब इसी रेंज में लाई करेंगे आपके, क्योंकि टोमेटो में ही होते हैं ये। ठीक है, तो इसलिए इससे कंफ्यूज मत होना। ठीक है, तो यहाँ पे आपसे टर्मरिन पूछ सकता है, टार्टिक एसिड पूछ सकता है, तो इस चीज़ से आप कंफ्यूज मत होना। फिर वहीं अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो यहाँ पे हमसे क्या बोल दिया, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया इज यूज्ड व्हेन पीपल सफर फ्रॉम इनडाइजेशन ऑफ फूड। ठीक है, अब बेसिकली जो आपका मिल्क ऑफ मैग्नीशिया क्या, चलो इसके बारे में थोड़ा बात कर लेते हो। जैसे यहाँ पे तो आंसर आपको क्लियरली पता चल गया, माइल्ड बेस है, मैंने अभी अभी पिछले ही क्वेश्चन में आपको बताया। ठीक, अब यहाँ पे अगर हम बात करते हैं तो इसका फॉर्मूला क्या था, हमने डिस्कस किया था MgOH ट्वाइस। ठीक है, और फिर दूसरा चीज़ यहाँ पे ये यूज होता है न्यूट्रलाइज करने के लिए, यूज टू न्यूट्रलाइज। ठीक है, एक्सेस ऑफ एसिड, एक्सेस ऑफ एसिड इन स्टमक। ठीक है, आपके जब स्टमक में बहुत ज़्यादा एसिड बन जाता है तो उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए हम लोग मिल्क ऑफ मैग्नीशिया यूज़ करते हैं, और ये आपका यहाँ पे लिक्विड फॉर्म में भी मिलता है, साथ ही साथ टैबलेट के फॉर्म में भी मिलता है। ठीक है, तो यहाँ पे आप इसको ऐसे समझ सकते हो कि ये वीक बेस है, एसिड के साथ रिएक्ट करके आपका न्यूट्रलाइज कर देता है। ठीक है, तो यहाँ पे वीक बेस है ये। अब मैंने आपको बताया था वीक भी बोलते हैं, माइल्ड भी बोलते हैं। ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होना है यहाँ पे। फिर दूसरी चीज़, जैसे मैंने आपको बताया था यहाँ पे कि आपका ये जो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया ये आपका मीडियम बेसिक है। ठीक है, अब मीडियम बेसिक कैसे है, जो आपकी स्केल है उस पर 10 पे लाई करता है ये। ठीक है, जबकि आपकी यहाँ पे बेसिक की स्केल क्या है, 8 से लेके 14। तो आप इसको वीक भी बोल सकते हो, माइल्ड भी बोल सकते हो, मीडियम भी बोल सकते हो। ठीक है, तो इन सब चीज़ों से कंफ्यूज नहीं होना है। फिर नेक्स्ट चीज़ यहाँ पे देखते हैं, तो जो मिल्क हम लोग इसको क्यों बोलते हैं कि ये मिल्क है, मतलब क्योंकि यहाँ पे इसकी जो अपियरेंस है, ठीक है, ये बेसिकली अपियर करता है एज अ मिल्क। ठीक है, मिल्क की तरह ही दिखता है, इसलिए हम लोग ने इसका नाम क्या रखा है, मतलब इसका नाम क्या रखा गया है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया रखा गया। तो मेन चीज़ आपको यहाँ पे याद रखनी है कि ये एक वीक बेस है या फिर माइल्ड बेस है। ये यूज़ होता है न्यूट्रलाइज करने के लिए, जो भी आपके एसिड यहाँ पे स्टमक में बनती है उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए। और ये आपका लिक्विड फॉर्म में भी होता है, टैबलेट के फॉर्म में भी होता है, जिसको डॉक्टर आपका प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। ठीक है, एसिडिटी हटाने के लिए। तो यहाँ पे इसका आंसर क्या है, बी। तो नाउ हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो हमसे यहाँ पे क्या बोल रखा है कि व्हाट इज द केमिकल कॉम्पोजिशन ऑफ सोडा एसिड टाइप फायर एक्सटिंग्विशर। ठीक है, अब ये देखो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपको यहाँ पे CAPF में भी आ रखा है और CDS में भी बहुत बार आ रखा है। ठीक है, इसका आंसर आपका है ए, सोल्यूशन ऑफ सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट और सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है, अब सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का अगर हम फॉर्मूला देखते हैं तो ये क्या होता है, NaHCO3। सल्फ्यूरिक एसिड का होता है H2SO4। ठीक है, तो यहाँ पे आपको पता होगा NaHCO3 को हम लोग और किस नाम से जानते हैं, बेकिंग सोडा के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि यहाँ पे सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को हम किस नाम से जानते हैं, बेकिंग सोडा के नाम से जानते हैं। इसका फॉर्मूला होता है NaHCO3, और सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मूला होता है H2SO4। ठीक है, अब बेसिकली जब यहाँ पे ये दोनों चीज़ें रिएक्ट करती है, ठीक है, तो यहाँ पे क्या प्रोड्यूस करती है ये, Na2SO4। ठीक है, प्लस ट्वाइस ऑफ CO2 और प्लस ट्वाइस ऑफ H2O। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पे जो ये CO2 प्रोड्यूस हो रहा है, ठीक है, तो ये CO2 क्या करता है, जब भी यहाँ पे कोई भी आप सब्सटेंस पे वो एक्सटिंग्विशर फायर करोगे, ठीक है, मतलब कोई लिक्विड जब जाएगा वहाँ पे, तो जो CO2 उससे निकलती है, ठीक है, तो CO2 उससे जब निकलेगी तो वो बर्निंग जो सब्सटेंस है उसके अराउंड, मतलब सराउंड कर लेगा उसको कम्प्लीटली,
और जिसकी वजह से क्या होगा, जो एयर उसके उस तक पहुंच रही थी ना, वो बंद हो जाएगी पहुंचनी। और उसी की हेल्प से ही यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे आग बुझ जाती है, ठीक है। अगर वो कंटिन्यूअसली यहाँ पे एयर जा रही है वहाँ पे, ठीक है, उसको पाथ मिल रहा है और वो आग के पास जाते जा रही है, जाते जा रही है, तो आपकी आग बढ़ती है, ठीक है। वहीं पे यहाँ पे ये क्या कर रहा है कि CO2 यहाँ पे प्रोड्यूस होगा इस एक्सटिंग्विशर से, और ये सराउंड कर लेगा वो पर्टिकुलर सब्सटेंस को, और यहाँ पे जो आपकी एयर जाने का जो पाथ था ना, उसको भी यहाँ पे कंप्लीटली ब्लॉक कर देगा, बंद कर देगा। और CO2 की वजह से यहाँ पे आग आपकी यहाँ पे बुझ जाती है, ठीक है। तो आपको यहाँ पे ये याद रखना है कि किसका यहाँ पे ये कॉम्बिनेशन होता है। तो हमारा सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का होता है और सल्फ्यूरिक एसिड का होता है। इन दोनों का आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए, ठीक है बस। और यहाँ साथ ही साथ किसकी वजह से होता है, क्योंकि आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि ये क्या रिलीज करता है, तो ये CO2 रिलीज करता है। CO2 की वजह से ही यहाँ पे क्या होता है, ये आग यहाँ पे बुझ जाती है। नाउ हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो हमसे यहाँ पे क्या बोल रखा है कि हम एक नाइट्रिक एसिड के सोल्यूशन को यहाँ पे डाइल्यूट कर रहे हैं, ठीक है। कंसनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड के सोल्यूशन को हम क्या कर रहे हैं, डाइल्यूट कर रहे हैं। तो यहाँ पे हमें 3 कंडीशन दी है, 3 स्टेटमेंट दिए, आपको ये बताने कि इनमें से क्या चीज़ सही है, ठीक। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहली स्टेटमेंट दे रखी है, द कंसंट्रेशन ऑफ H3O+ आयन वॉल्यूम इंक्रीजेस। तो देखो आपको यहाँ पे क्या याद रखना है कि जब भी यहाँ पे डाइल्यूशन होगा ना, तो आपके जो H3O+ आयन है, ठीक है, ये हमेशा क्या होंगे, डिक्रीज करेंगे, ठीक है, जब भी आपका क्या होगा यहाँ पे डाइल्यूशन होगा, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, क्योंकि यहाँ पे डाइल्यूटिंग की ही यहाँ पे बात हो रही है, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे स्टेटमेंट क्या हो जाएगी, गलत। दूसरी स्टेटमेंट दे रखी है कि वाटर मस्ट बी एडेड स्लोली टू कंसनट्रेटेड एसिड, और तीसरी दे रखी है एसिड मस्ट बी एडेड स्लोली टू वाटर, ठीक। तो देखो यहाँ पे पहले तो मैं बता दे रहा हूँ, ये आपकी गलत है और ये सही है। अब यहाँ पे क्यों गलत है हम वो बात कर लेते हैं, ठीक। तो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि एसिड ही आपको हमेशा वाटर में स्लोली ऐड करना है, जबकि वाटर को आप कभी भी स्लोली ऐड नहीं करोगे एसिड में। वो क्यों नहीं करोगे, तो इसका बेसिक रीज़न ये है कि जब भी आप एसिड को ऐड करते हो, ठीक है, स्लोली वाटर में, तो उससे जो हीट निकलती है ना, वो वाटर एब्जॉर्व कर लेता है, ठीक है। तो बेसिकली हीट जितनी निकलेगी जब आप एसिड को वाटर में डाल रहे हो, तो वो सब एब्जॉर्ब हो जा रही है, ठीक है। तो उस टाइम पे कोई दिक्कत नहीं हो रही है। वहीं दूसरी तरफ जब आप वाटर को आप एसिड में डालते हो, ठीक है, अब आप वाटर की देखो क्वांटिटी धीरे धीरे स्लोली स्लोली डाल रहे हो, पर एसिड आपका बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में, तो आपकी हीट बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस होगी। उस केस में यहाँ पे क्या होगा कि आपके ऊपर ही उछल के आ जाएगी एसिड, ठीक है। मतलब जैसे आपने वाटर डाला, आपके मुंह पे या क्लोथ पे ऐसे उछल के एसिड आ जाएगी, तो आपको एसिड बर्न फेस करना पड़ सकता है, ठीक है। तो इसलिए आपको याद रखना है कि एसिड हमेशा डालते हैं वाटर में, कभी भी वाटर को एसिड में नहीं डालते। उसका रीजन वही है जो अभी मैंने आपको यहाँ पे बताया। अगर आप वाटर को डालोगे एसिड में, तो वो एकदम स्प्लिट कर जाएगा, बाहर आ जाएगा, ठीक है, आपके फेस पे गिरेगा या फिर आपके क्लोथ पे गिरेगा, जब भी आप वाटर को स्लोली डालते हो, ठीक। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है, ऑप्शन सी, 3 ओनली। नाउ अगले क्वेश्चन में हमसे क्या पूछ रखा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द मेन रीजन ऑफ एसिड रेन, ठीक है। इनमें से कौन सा यहाँ पे एकदम करेक्ट रीजन है, मेन रीजन है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है, ए, ठीक है, डेल्यूशन ऑफ सल्फर एंड नाइट्रोजन ऑक्साइड्स इन रेन, ठीक है। तो जब हम यहाँ पे बात करते हैं रेन की, तो जो नॉर्मल रेन होती है उसका पीएच होता है 5.6, ठीक है। जब यहाँ पे जो रेन वाटर है, ठीक है, मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, रेन वाटर जब वो रिएक्ट करता है यहाँ पे CO2 के साथ, ठीक है, तो यहाँ पे H+ आयन यहाँ पे प्रोड्यूस करता है, और इसका पीएच होता है 5.6 पीएच होता है नॉर्मल रेन का, ठीक है। ये आपको याद रखना है। जब यहाँ पे 5.6 से, ठीक है, ये कम हो जाए, ठीक है, इससे लेस हो जाए, तब उस केस में क्या होगा, ये आपकी एसिड रेन होगी। और यहाँ पे ये बहुत ज़्यादा हार्मफुल होती है ह्यूमंस के लिए भी, एग्रीकल्चर, प्लांट, ट्रीज, ठीक है, सबके लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल होती है। और ये बेसिकली तब बनती है जब आपका सल्फर और नाइट्रोजन ऑक्साइड्स, ठीक है, जब मिल जाते हैं, ठीक है, आपके रेन में। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है यहाँ पे, ए। और ये डायरेक्ट स्टैटिक बेस्ड क्वेश्चन है, बहुत बार यहाँ पे पूछा गया, तो आप यहाँ से डायरेक्ट भी आंसर निकाल सकते हो, ठीक है, बता सकते हो, बहुत ज़्यादा बार पूछा गया ये क्वेश्चन। ना यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछ रखा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट यूनिवर्सल इंडिकेटर इज और आर ट्रू, ठीक है। तो अब आपसे पूछा कि यूनिवर्सल इंडिकेटर के अकॉर्डिंग इनमें से कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है। तो सबसे पहले हमें दे रखे कि इट इज़ अ मिक्सचर ऑफ सेवरल इंडिकेटर, ठीक है। तो ये एकदम करेक्ट स्टेटमेंट है कि वो मिक्सचर होता है सेवरल इंडिकेटर का। जैसे फॉर एग्जांपल मिथाइल रेड आपने यहाँ पे सुना होगा, ठीक है, मिथाइल रेड हो गया, फिर थाइमोल ब्लू, ठीक। फिर अगर हम नेक्स्ट में बात करते हैं तो ब्रोमोथाइमोल ब्लू, ठीक। और एक और होता है हमारे पास फेंडफिथाइलिन, ठीक है। ये सब आपको यहाँ पे नाम पता होने चाहिए इन सब के। तो ये आपके क्या होता है, एक पर्टिकुलर सोल्यूशन है जो इन सब से मिलके बनता है, और यहाँ पे आप क्लियरली देख पा रहे हो कि इट इज़ अ मिक्सचर, ठीक है। तो ये आपका करेक्ट ऑप्शन है। फिर दूसरा आपसे बोला है कि इट शोज डिफरेंट कलर एट डिफरेंट कंसेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयंस इन सोल्यूशन। तो ये भी आपका एकदम करेक्ट सोल्यूशन, करेक्ट ऑप्शन है।
ठीक है, क्योंकि जो आपका मिक्सचर है वो यहाँ पे सेवरल इंडिकेटर से बना है और यही आपको यहाँ पे क्या है डिफरेंट कलर्स देता है। मतलब यहाँ पे पीएच वैल्यूज़ बताता है। पीएच में जो आप कलर्स देखते हो ना कि हर एक रेंज का यहाँ पे डिफरेंट कलर से हमने डिनोट कर रखा है, तो उसी की हेल्प से यहाँ पे क्या बताता है, कलर बताता है, और यहाँ पे पीएच स्केल की हेल्प से ही बताता है। ठीक है, तो आप यहाँ पे ये स्टेटमेंट भी क्या है इसकी करेक्ट है एकदम। फिर तीसरा क्या बोल रखा है कि इट हेल्प्स टू डिटरमाइन द स्ट्रेंथ ऑफ गिवन एसिड एंड बेस इन टाइट्रेशन। ठीक है, तो ये भी देखो एकदम करेक्ट स्टेटमेंट है कि कितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, कितना ज़्यादा यहाँ पे स्ट्रॉन्ग बेसे है, कितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग यहाँ पे एसिड है, कितना ज़्यादा वीक एसिड है, कितना ज़्यादा वीक बेस है। तो ये सब चीज़ें कौन बताता है, ये भी हमारा क्या यूनिवर्सल इंडिकेटर विद द हेल्प ऑफ पीएच स्केल यहाँ पे हमें क्लियरली बता सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्लियरली देख पा रहे हैं कि हमारे तीनों स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है, 1, 2 एंड 3। ठीक है, तो ऑप्शन डी यहाँ पे क्या हमारा करेक्ट है। ना हमसे नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछ रखा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कार्बन एलोट्रोप्स इज और आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो देखो यहाँ पे जो ऑप्शन दे रखे हैं आपको क्लियरली मैंने पहले भी बता रखा है, एक लौता यहाँ पे नॉन मेटल है जो कि यहाँ पे एक एक्सेप्शन है, जो कि यहाँ पे गुड कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का, और वो है यहाँ पे ग्रेफाइट। ठीक है, बाकी सब यहाँ पे कोई भी इलेक्ट्रिसिटी का गुड कंडक्टर नहीं है, ये मैं आपको पिछले भी वीडियो में बता चुका हूँ और इसी वीडियो में भी कुछ क्वेश्चन पहले भी मैं आपको यहाँ पे बता चुका हूँ। ना यहाँ पे अगर हम बात करते हैं फुलीन की, तो ये बेसिकली आपका क्या होता है, फुटबॉल शेप का होता है। ठीक है, तो आपको बस इतना याद रखना है, और ये दोनों के बारे में हम लोग पहले भी यहाँ पे क्वेश्चन में डिस्कस कर चुके हैं। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है यहाँ पे, ऑप्शन सी, 2 ओनली। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे ग्रेफाइट ही है, और वो इकलौता यहाँ पे नॉन मेटल है जो कि यहाँ पे गुड कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का। नाउ इस क्वेश्चन में हमसे पूछ रखा है कि हमें करेक्ट रिएक्टिविटी यहाँ पे ऑर्डर बताना है, ठीक है, ऑफ मेटल रिएक्टिंग विद डाइल्यूट HCl। तो जो ये हमारा क्वेश्चन है यार, ये हमारा मेटल नॉन मेटल वाले चैप्टर से है। ठीक है, और वहाँ पे एक टॉपिक आपने पढ़ा होगा रिएक्टिविटी सीरीज। ठीक है, तो ये अभी पिछले वीडियो में रह गया, तो इस वीडियो में मैं यहाँ पे कवर कर दे रहा हूँ। तो आपने रिएक्टिविटी सीरीज के बारे में पढ़ा होगा, तो यहाँ पे आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए रिएक्टिविटी सीरीज यहाँ पे पता होना चाहिए। तो देखो रिएक्टिविटी सीरीज की अगर हम बात करते हो, सबसे ज़्यादा रिएक्टिव यहाँ पे है पोटेशियम, फिर है सोडियम, फिर लिथियम। ठीक है, फिर आता है बेरिलियम, फिर स्क्रॉन्शियम, फिर उसके बाद आता है हमारे पास कैल्शियम। ठीक है, फिर कैल्शियम के बाद हमारे पास आता है मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, मैग्नीज। ठीक है, मैं यहाँ पे ऊपर लिख दे रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है, फिर मैग्नीज के बाद आता है हमारे पास जिंक। ठीक है, फिर क्रोमियम, फिर आयरन, कैडियम, कोबाल्ट, निकल। ठीक है, फिर टिन का हमारा क्या होता है, एसएन, ये पहले भी आपको बता चुका हूँ। फिर आता है हमारे पास लेड, पीबी। ठीक, फिर हमारे पास आता है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के बाद आता है हमारे पास एंटीमनी। एंटीमनी का क्या होता है, एसबी। ठीक है, फिर उसके बाद आता है हमारे पास बिस्मिथ, कॉपर, मरकरी का होता है हमारे पास एचजी, फिर सिल्वर, गोल्ड और प्लेटिनम का होता है हमारे पास पीटी। ठीक है, तो आपको इस तरीके से ये रिएक्टिविटी सीरीज याद रखनी है। अब जो ये आपका हाइड्रोजन यहाँ पे प्लेस किया गया है, ठीक है, अब इससे ऊपर वाले जितने भी हैं ये आपके क्या है यहाँ पे सब हाईली रिएक्टिव है। ठीक है, उसके नीचे वाले जितने भी वो हाईली अनरिएक्टिव है, और ये सब आपकी क्या है रिएक्टिविटी सीरीज है किसकी, मेटल्स की। ठीक है, ये आपको याद रखनी है। नाउ इसके बाद अगर हम यहाँ पे आप क्लियरली आप देख पाओगे, ठीक है, अगर सीरीज को देखते हुए चलो, तो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव इन चारों एलिमेंट में कौन सा है, यहाँ पे मैग्नीशियम। ठीक है, तो मैग्नीशियम की तरफ ये आपका ग्रेटर साइन होना चाहिए, ये नहीं है क्योंकि इसमें स्मॉलर साइन है। ये Fe की तरफ ग्रेटर दिखा रहा है, ये भी हट गया। तो Mg तो आपका पहला है, तो आपके ये दो ऑप्शन अभी मैच कर रहे हैं। फिर आता है आपका एल्यूमिनियम। देखो अब अगर आपको ये रिएक्टिविटी सीरीज यहीं तक भी पता होती तो आप क्लियरली यहाँ पे मार्क कर देता, आपका ऑप्शन होता ऑप्शन नंबर ए, Mg सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होगा, फिर उसके बाद एल्यूमिनियम, फिर जिंक और फिर आयरन। ठीक है, तो आपको ये रिएक्टिविटी सीरीज आपको यहाँ पे याद होनी चाहिए। इसकी वजह से आप बहुत सारे क्वेश्चन आप इजीली सॉल्व कर सकते हो। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के भी आप इजीली यहाँ पे सॉल्व कर पाओगे। अगर ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो रिएक्टिविटी सीरीज ही लगती है। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन वाले में भी यहाँ पे रिएक्टिविटी सीरीज ही लगती है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो देखो ये वापस से वही सेम क्वेश्चन आ गया। मैंने बोला था ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपसे वही सेम पूछा है कि इनमें से क्या चीज़ यहाँ पे यूज़ होती है सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर में। तो यहाँ पे आपको चार ऑप्शन दिए, इसमें से करेक्ट ऑप्शन क्या है, ऑप्शन नंबर बी, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। अभी हमने पढ़ा था थोड़े टाइम पहले। और इसके साथ हमारा क्या होता है, H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है, तो ये दोनों आपको यहाँ पे पता होना चाहिए, NaHCO3 और H2SO4। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पे क्या करेक्ट है। फिर यहीं पे अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे यहाँ पे क्या बोल रखा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग सोडियम कंपाउंड इज यूज्ड फॉर सॉफ्टनिंग हार्ड वाटर। ठीक है, अब देखो हार्ड वाटर का फॉर्मूला क्या होता है, D2O होता है। ठीक है, ये चीज़ तो पहले आपको याद रखनी है, और ये सूटेबल नहीं होता है ड्रिंकिंग के लिए। ठीक है, नॉट सूटेबल, ये आपको ये चीज़ आप याद रखना कि इट इज़ नॉट सूटेबल फॉर ड्रिंकिंग। ठीक है, H2O, सॉरी D2O। और H2O क्या होता है हमारा, सूटेबल होता है, वो हमारा होता है सॉफ्ट वाटर। और D2O हमारा क्या होता है, ये होता है हमारा हार्ड वाटर। ठीक है, ये चीज़ इतना आपको याद रखनी है। फिर नेक्स्ट चीज़ यहाँ पे अगर हम बात करते हैं परमानेंट हार्डनेस की। ठीक है, क्योंकि हमें यहाँ पे क्या बोल रहा है कि हार्ड वाटर को यहाँ पे हटाना है। ठीक है, हार्ड वाटर को बेसिकली क्या करना है, सॉफ्ट करना है।
तो इस केस में हमारे पास दो एक तो होता है हमारे पास परमानेंट हार्डनेस बनती है, एक होता है टेम्पररी हार्डनेस, ठीक है। तो यहाँ पे परमानेंट हार्डनेस के केस में आप क्या करते हो, यहाँ पे मिक्स करते हो सोडियम कार्बोनेट, और सोडियम कार्बोनेट का फॉर्मूला क्या होता है, Na2CO3, ठीक है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है, ऑप्शन नंबर ए। जहाँ पे जो आपका ये परमानेंट हार्डनेस बन रही है, ठीक है, जो हार्ड वाटर यहाँ पे बन रहा है, ये किसकी वजह से यहाँ पे बन रहा है, ये आपके कैल्शियम और मैग्नीशियम के सॉल्ट्स जो आपके क्लोराइड और सल्फेट के साथ बनते हैं, उनकी वजह से ये बनता है। और इसको अगर आपको हटाना है तो आप कैसे हटाओगे, Na2CO3 मतलब सोडियम कार्बोनेट ऐड करके, ठीक। तो इसका ऑप्शन क्या है, ऑप्शन नंबर ए, Na2CO3। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे यहाँ पे पूछ रखा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑक्साइड्स, ठीक है, शोज बोथ एसिडिक एंड बेसिक बिहेवियर। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे क्या पता होना चाहिए कि जो भी एसिडिक और बेसिक बिहेवियर दिखाती है, ठीक है, उन सब एसिड्स को हम लोग क्या बोलते हैं, तो उन सब एसिड्स को हम लोग बोलते हैं एम्फोटेरिक एसिड्स, ठीक है। सबसे पहले तो आपको यहाँ पे ये पता होना चाहिए, जो भी यहाँ पे एसिड आपको एसिडिक बिहेवियर भी दिखा रहा है, बेसिक बिहेवियर भी दिखा रहा है, वो सारे आपके होते हैं एम्फोटेरिक एसिड। और यहाँ पे आपका जो करेक्ट आंसर है, ठीक है, जो है वो है आपका ए, जिंक ऑक्साइड। तो जिंक जो है आपका वो अमोर्फेटेरिक एसिड है, ठीक है, जो कि बेसिकली क्या है, जब वो यहाँ पे बेस के साथ रिएक्ट करेगा तो एसिड की तरह बिहेव करता है, जब वो यहाँ पे एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो बेस की तरह बिहेव करता है, ठीक है। अभी मैं आपको यहाँ पे एग्जांपल दिखा दे रहा हूँ, जैसे फॉर एग्जांपल ZnO, ठीक है, आपको इसका फॉर्मूला पता होना चाहिए, जिंक ऑक्साइड ZnO। फिर NaOH के साथ जब ये रिएक्ट करता है, ठीक है, तो ये बनाता है हमें Na2ZnO2 प्लस H2O, ठीक है। अब यहाँ पे बैलेंस नहीं है, इसको बैलेंस करोगे तो देखो Na यहाँ पे एक ही है, यहाँ पे दो है, तो इस बस इसको ट्वाइस कर दो, और बाकी आप चेक कर लो, यहाँ पे ऑक्सीजन कितने हैं, 3 है, तो यहाँ 2 और ये 3, और H आपके पास है यहाँ पे 2 और ये भी है यहाँ पे 2, ठीक है। तो ये बैलेंस हो गई। तो यहाँ पे इसका मतलब क्या है, यहाँ पे जो आपका NaOH होता है ना, ये आपका होता है क्या, बेसिक, ठीक है, बेसिक इन नेचर। और ZnO यहाँ पे एक्ट करेगा एज एन एसिड। फिर वहीं पे अगर दूसरा एग्जांपल देखोगे तो ZnO अगर मान लो आप HCl के साथ रिएक्ट कराते हो, तो आपका ये बनता है ZnCl2 प्लस H2O। अब इसको भी आप यहाँ पे कर लो तो यहाँ पे आ जाएगा 2, ठीक है, ट्वाइस है, यहाँ पे ट्वाइस आ जाएगा, ठीक। अब यहाँ पे देखो HCl आपको पता है एसिड होता है, तो जब ये एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो ZnO बिहेव करेगा एज बेसिक, ठीक है, एज बेस या बेसिक आप ऐसे समझ लो, ठीक। तो यहाँ पे आप क्लियरली देख पा रहे हो, जब वो यहाँ पे एसिड के साथ रिएक्ट कर रहा है तो वो बेस की तरह बिहेव करेगा, जब वो बेस की तरह बिहेव कर रहा है, मतलब जब वो यहाँ पे बेस के साथ रिएक्ट कर रहा है तब वो यहाँ पे एसिड की तरह बिहेव कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे इसका करेक्ट ऑप्शन है यहाँ पे आपका जिंक ऑक्साइड। और जो बाकी यहाँ पे ये तीनों है, ठीक है, यहाँ पे बी ऑप्शन, डी, सी, सब यहाँ पे क्या है, ये आपके बेस है, ठीक है, बेसिक ऑक्साइड्स है, ठीक है। तो यहाँ पे आप तो याद तो ऐसे याद कर लो, सिर्फ बेस है, ठीक है, इनके पास सिर्फ और सिर्फ बेस की प्रॉपर्टीज है, ठीक है, और यहाँ पे इनके पास एसिडिक प्रॉपर्टीज नहीं है। तो ये आपके क्या है, ये अमोर्फेटेरिक एसिड नहीं है, ठीक है। आपके पास सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे एक जिंक है जो आपका अमोर्फेटेरिक एसिड है। और एक और एग्जांपल इसका लिख लो, वो होता है आपका एल्यूमिनियम ऑक्साइड, ठीक है। तो ये भी इसका आंसर है, मतलब ये अगर यहाँ ऑप्शन में होता तो ये भी आप लगा सकते थे, अगर जिंक की जगह यहाँ पे एल्यूमिनियम होता तो आप ये भी लगा सकते थे। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो यहाँ पे देखो, इस क्वेश्चन में हमसे क्या पूछ रखा है कि अ सोल्यूशन हैविंग पीएच इक्वल टू 0, ठीक है, इज नोन एज। अब देखो मैंने आपको ये पीएच से रिलेटेड सब कुछ आप बता रखा है, ठीक है। मैंने आपको बताया था न्यूट्रल का कितना पीएच होता है, 7, ठीक है, 0 से 14 तक की स्केल होती है, उसमें 7 न्यूट्रल होता है। अगर हम बात करते हैं वीकली एसिडिक सोल्यूशन की, तो मैंने आपको बोला था एसिडिक कहाँ से होता है, 0 से 6 होता है, स्ट्रॉन्ग होगा आपका 0 और वीक होगा आपका यहाँ पे 6 के अराउंड, ठीक है, 6 के पास वाले। तो यहाँ पे आप क्लियरली देख पा रहे हो, यहाँ पे इसने बोला है कि इक्वल टू 0, तो आपका क्या होगा, ये हाईली एसिडिक सोल्यूशन होगा। अगर मान लो आपसे बोलता है यहाँ पे कि 14 के अराउंड, ठीक है, कौन सा है, तो उसका करेक्ट आंसर होता है आपका एल्कलाइन, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, ये आपका क्या था, ये बेसिक था, ठीक है, स्ट्रॉन्ग बेसिक या स्ट्रॉन्ग बेस, ठीक है, इस टाइप से आप याद कर लो। स्ट्रॉन्ग बेस आपका होता है 14 के अराउंड वाले, तो आप बोलते हैं हाईली एल्कलाइन सोल्यूशन है। पर आपसे पूछा इक्वल टू 0, तो आपका आंसर होगा हाईली एसिडिक सोल्यूशन, ठीक है। तो हाँ, यहाँ पे आपका ऑप्शन है बी करेक्ट है। अब दूसरे पे चलते हैं। तो यहाँ पे देखो क्लियरली आपको यहाँ पे कुछ एसिड्स दे रखी हैं और आपको बोला है कि वो किस किस काम के लिए यहाँ पे यूज होती है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे बात कर लेते हैं बोरिक एसिड की। तो जो आपकी बोरिक एसिड होती है, ये आपकी क्या होती है, एंटीसेप्टिक होती है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका पहला ऑप्शन तो एकदम करेक्ट है कि ये आपकी क्या होती है, एक एंटीसेप्टिक एसिड होती है। ये सब आप नोट्स बना लेना, ठीक है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फिर इसी के साथ साथ इसका अगर हम फॉर्मूला देखते हैं, ठीक है, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, H3BO3, ठीक है। तो H3BO3 इसका फॉर्मूला होता है बोरिक एसिड का, ये आपको याद रखना है।
ये बहुत ज़्यादा ही आप बोल सकते हो एंटीसेप्टिक होती है। ठीक, उसके बाद अगर हम यहाँ पे बात करते हैं नेक्स्ट पे तो चलते हैं, तो नेक्स्ट है आपका यहाँ पे सिट्रिक एसिड। और सिट्रिक एसिड भी यहाँ पे यूज़ होता है एज फूड प्रिजर्वेटिव। ठीक है, तो ये भी ऑप्शन इसका करेक्ट है। ठीक, तो सिट्रिक एसिड भी यहाँ पे होगा आपका फूड प्रिजर्वेटिव के लिए यहाँ एज अ यूज़ होता है। और साथ ही साथ आपको यहाँ पे क्या याद रखना है, देखो एक तो हो गया आपका फूड को प्रिजर्व करने के लिए, ठीक है, फूड को प्रिजर्व करने के लिए। दूसरा हो गया आपका यहाँ पे मेडिसिन को प्रिजर्व करने के लिए भी यहाँ पे यूज़ होता है। ठीक है, तो यहाँ पे फूड के लिए भी यूज़ होगा, यहाँ पे मेडिसिन के लिए भी यूज़ होगा, और साथ ही साथ यहाँ ये डिसइंफेक्टेंट की तरह भी यहाँ पे यूज़ होता है वायरस और बैक्टीरिया के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ डिसइंफेक्टेंट की तरह भी यहाँ पे यूज़ होता है अगेंस्ट वायरस एंड बैक्टीरिया। ठीक है, तो आपको ये दो चीज़ यहाँ पे याद रखनी है। अब नाउ मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, देखो ये मैंने ऑलरेडी बताया था, मिल्क और मैग्नीशिया एंटासिड होता है। जब भी आपका स्टमक बहुत ज़्यादा यहाँ पे एसिडिटी बढ़ती है तो ये न्यूट्रलाइज करने के लिए काम आता है MgOH ट्वाइस। ठीक है, तो यहाँ पे ये वही है। तो आपको यहाँ पे याद रखना है कि मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड आपका क्या है, एक एंटीसिड है। ठीक है, जो एंटासिड बेसिकली क्या है कि आपका एसिडिक होती है जब स्टमक, तो उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए आपको एक बेसिक चाहिए होता है एसिड, बेसिक एसिड चाहिए होता है। वो आपका क्या है यहाँ पे, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। और हमने यहाँ पे डिस्कस किया था कि आपको ये लिक्विड फॉर्म में भी मिलता है और साथ ही साथ टैबलेट फॉर्म में भी मिलता है। ठीक है, फिर नेक्स्ट आपका यहाँ पे बचा एसिटिक एसिड। ये आपका मिलता है यहाँ पे पिकल में। अब पिकल में क्यों मिलता है, क्योंकि पिकल बनाने के लिए भी हम लोग क्या यूज़ करते हैं, विनेगर यूज़ करते हैं। ठीक है, और मैंने आपको यहाँ पे बताया था विनेगर में ही आपका क्या होता है, एसिटिक एसिड होता है। और विनेगर अगर देखते हैं और कहाँ कहाँ यूज़ कर सकते हैं, तो हम लोग यूज़ करते हैं यहाँ पे कुकिंग में यूज़ करते हैं। ठीक है, फिर हम लोग कहाँ पे यूज़ करते हैं, बेकिंग में यूज़ करते हैं। ठीक है, फिर साथ ही साथ मीट को अगर प्रिजर्व करना है उसमें भी हम लोग यहाँ यूज़ करते हैं। ठीक है, इस सब का यहाँ पे ये पर्टिकुलर आंसर है। तो आप देखोगे 1A का 1B का 2, तो यहाँ पे आप क्लियरली देख पाओगे। तो ये तो ऑप्शन आप क्लियरली हटा दो। इन दोनों में अगर आपको कन्फ्यूजन हो सकती थी, ठीक है, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन क्या होगा, ए ऑप्शन करेक्ट है। यहाँ पे A का 1, B का 2, C का 3 और D का 4। तो आई होप कि आपको ये क्लियरली समझ में आया जो मैंने आपको यहाँ पे समझाया। ठीक है, फिर अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, वापस से वही सेम क्वेश्चन यहाँ पे रिपीट हो रहा है बार बार। आपसे यहाँ पे पूछ लिया है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग एसिड्स इज प्रोड्यूस इन ह्यूमन स्टमक। तो अभी हमने कुछ क्वेश्चन पहले भी इस वीडियो में किया, साथ ही साथ बायोलॉजी के वीडियोस में भी हमने कर रखा है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है, यहाँ पे HCl यहाँ पे प्रोड्यूस होता है। ठीक है, ऑप्शन डी यहाँ पे क्या होगा, इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो यहाँ पे आपको दो लिस्ट दे रखी है, एक तो आपको यहाँ पे नाम दे रखे हैं और फिर दूसरी जगह आपको उनसे फॉर्मूलाज को मैच करना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो इस टाइप के क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। अब ना यहाँ पे अगर हम बात करते हैं, सबसे पहले तो देखो हम लोग बेकिंग सोडा के बारे में बात करते हैं अभी, क्योंकि हमने कुछ क्वेश्चंस में हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है कि इसका फॉर्मूला क्या है। ठीक है, तो बेकिंग सोडा का फॉर्मूला क्या है हमारा, NaHCO3। ठीक है, तो ये इसका करेक्ट आंसर यहाँ पे बी का क्या है, ए है। तो अगर आप बी का ए देखोगे तो देखो बी तो यही गलत हो गया और ये भी गलत हो गया। ठीक है, बी का 1 और बी का 1 इन दोनों में आ रहा है अभी तक। अब ना हम नेक्स्ट पे बात करते हैं हम लोग ब्लीचिंग पाउडर की। ठीक है, तो ब्लीचिंग पाउडर का आपका करेक्ट फॉर्मूला होता है CaOCl2। ठीक है, तो ये आपका है 4। तो ए का अगर 4 है तो आपका ये भी गलत हो गया। ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे ए है। ठीक, ब्लीचिंग पाउडर का आपका है CaOCl2। आप ये फॉर्मूला ज़रूर याद कर लेना, कुछ भी हो जाए। ठीक है, मतलब ये कभी भी आ सकता है। ठीक है, मैं ये नहीं बोलूँगा हर साल आता है, पर ये ऐसा है कि आप एकदम बेसिक चीज़ है ये, और आपको ये चीज़ पता ही होनी चाहिए। ठीक है, ये फ्री के नंबर है। अगर आप ये मिस कर जाओगे ना, अगर गलती से ये क्वेश्चन आ गया तो यहाँ पे आप नंबर मिस कर रहे हो। ठीक है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ईजी है, आपको यहाँ पे कुछ याद नहीं करना है, बस आपको बस इनके फॉर्मूलाज पता होने चाहिए। ठीक, अब नेक्स्ट है आपके पास यहाँ पे वॉशिंग सोडा। वॉशिंग सोडा का आपका होता है Na2CO3 और .10H2O। ठीक है, ये पूरा यहाँ पे है वॉशिंग सोडा का। अगर Na2CO3 आता सोडियम कार्बोनेट होता। ठीक है, फिर यहाँ पे स्लेग लाइम की बात करते हैं। स्लेग लाइम है आपका CaOH ट्वाइस। ठीक है, तो ये याद रखना है। फिर एक मैं अलग से बता दे रहा, क्विक लाइम। तो क्विक लाइम का क्या होता है, CaO। ठीक है, ये कुछ फॉर्मूलेज है जो आपको यहाँ पे याद रहने हैं। ठीक है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आपके लिए और आपको यहाँ पे पता होना चाहिए। साथ ही साथ NaHCO3 हमने H2SO4 के साथ रिएक्ट किया था, उसका क्या था। ठीक है, ये जो एसिडिक जो हमारा एक्सटिंग्विशर वाला था उसका क्या था, एसिड रेन वाला है। तो ये सब चीज़ें ना बहुत ज़्यादा पूछी जाती है एग्जाम्स में। ठीक है, तो इसलिए आपको यहाँ पे पता होना चाहिए और ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा रिपीट भी होते हैं। ठीक है, ना अगले क्वेश्चन पे चलते। तो यहाँ पे आपसे क्या पूछ रहा है कि इन ग्रेफाइट ईच कार्बन एटम इज बॉन्डेड टू 3 अदर कार्बन एटम। ठीक है, तो यहाँ पे वो क्या स्ट्रक्चर फॉर्म कर रहा है। अब देखो यहाँ पे ना जो आपका क्वेश्चन है, यहाँ से भी एक क्वेश्चन बन सकता है कि एक कार्बन एटम ग्रेफाइट में कितने कार्बन एटम के साथ लिंक करता है। ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, हमने अभी कुछ क्वेश्चंस पहले यहाँ पे एक क्वेश्चन डिस्कस किया था, वहाँ पे मैंने डायमंड और ग्रेफाइट सबके बारे में बताया था। और यहाँ पे मैंने ऑलरेडी आपको बताया था कि जो ग्रेफाइट है
वो आपका प्लेनर हेक्सागोनल स्ट्रक्चर बनाता है, ठीक है। वहीं पे जो आपका डायमंड है वो क्या बनाता है, 3D टेट्राहेड्रल लैटिस बनाता है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है आपका, ऑप्शन नंबर बी, इन सेम प्लेन गिविंग अ हेक्सागोनल एरे, ठीक है। हेक्सागोनल बनाता है, पेंटागोनल नहीं बनाता, ना स्क्वायर बनाता है, और 3D नहीं बनाता है। 3D आपका क्या है, डायमंड बनाता है, ठीक है। ये आपको चीज़ें याद रखनी है। आपका प्लेन में बनाता है और हेक्सागोनल एरे या हेक्सागोनल स्ट्रक्चर या हेक्सागोनल लैटिस बनाता है, ठीक है। तो आपको ये चीज़ याद रखनी है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो देखो इस टाइप के क्वेश्चन ना आपके देखो 2019 में आए, अभी हाल फिलहाल में इस टाइप के क्वेश्चन आपको देखने को नहीं मिले हैं। तो आपको बस ऊपर ऊपर से अगर आप इसकी थ्योरी भी पढ़ ले रहे हो तो बहुत सही हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि पैटर्न चेंज हुआ है तो इस टाइप से आपके क्वेश्चन ज़्यादा नहीं पूछे जा रहे केमिस्ट्री की फील्ड से भी, ठीक है। तो यहाँ पे बेसिकली आपसे क्या पूछा है कि इनमें से कौन सी चीज़ यहाँ पे करेक्ट नहीं है। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे पता होना चाहिए जो फिशर प्रोजेक्शन है, वहाँ पे आपकी जब भी आप मॉलिक्यूल को ना रिप्रेजेंट करते हो तो आप इक्लिप्स के फॉर्म में ही रिप्रेजेंट करते हो, ठीक है। इक्लिप्स के फॉर्म में, जैसे यहाँ पे आपको पता ही है इक्लिप्स कैसा दिखता है, तो उसके फॉर्म में ही आप क्या करते हो, आप इसको रिप्रेजेंट करते हो, ठीक है। तो ये करेक्ट स्टेटमेंट है आपकी एकदम। दूसरा यहाँ पे जो स्टेटमेंट है वो बता रहे हैं यहाँ पे कि जो न्यूमैन का प्रोजेक्शन है वो बेसिकली यहाँ पे इक्लिप्स में भी रिप्रेजेंट करता है, स्टेगर्ड भी है। स्टेगर्ड मतलब बेसिकली होता है कि यहाँ पे मैक्सिमम डिस्टेंस पे है, ठीक है, डिस्टेंस पे भी है, ठीक। और साथ ही साथ स्क्यू की बात करें तो को प्लानर भी है, ठीक है। तो इन सबको यहाँ पे जब देखते हैं तो हम बोल सकते हैं कि ये न्यूमैन प्रोजेक्शन है, ठीक है। तो ये करेक्ट स्टेटमेंट है एकदम। तो ये बेसिकली ना आपको जो स्टेटमेंट दे रखी है ये आपका डायरेक्टली डेफिनेशन है इनकी, ठीक है। उसके बाद आप अगर हम यहाँ पे बात करते हैं डी की, तो यहाँ पे बोल रखा है कि इन सॉ होर्स प्रोजेक्शन द लाइंस आर इंक्लाइंड एट एन एंगल ऑफ 120 डिग्री टू ईच अदर, ठीक है। तो ये भी एकदम करेक्ट है। अब यहाँ पे जो डिग्री यहाँ पे बात हो रही है, ठीक है, एब्सोल्यूट 120 डिग्री की यहाँ पे बात हो रही है, तो इसलिए यहाँ पे एकदम करेक्ट है। फिर अगर हम यहाँ पे बात करते हैं सी ऑप्शन की, जो कि यहाँ पे इनकरेक्ट है, और वही आपका क्या है यहाँ पे आंसर है, क्योंकि आपसे नॉट पूछ रखा है, ठीक है, नॉट। तो यहाँ पे इन्होंने क्या बोला है कि फिशर प्रोजेक्शन ऑफ मॉलिक्यूल इज इट्स मोस्ट स्टेबल कन्फर्मेशन, ठीक है। तो यहाँ पे जब भी हम बात करेंगे ना इक्लिप्स की, ठीक है, जब भी हम बात करेंगे यहाँ पे इक्लिप्स की, तो इक्लिप्स हमेशा क्या होगा, वीक होगा, ठीक है। हमेशा क्या होगा यहाँ पे, वीक होगा। किससे, स्टेगर्ड से, ठीक है। आपका स्टेगर्ड वाला जो कन्फर्मेशन है वो आपका हमेशा स्ट्रांग होगा या स्टेबल होगा एज कम्पेयर टू इक्लिप्स वाला, ठीक है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होने वाला है आपका यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी। इनकी बस आप थ्योरी देख लो, क्योंकि अभी हाल फिलहाल में इस टाइप के क्वेश्चन बिल्कुल भी नहीं पूछे जा रहे केमिस्ट्री से, आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन यहाँ पे पूछे जाते हैं। ना हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो अगले क्वेश्चन में आपसे क्या बोल रखा है, द मोनोमर और मोनोमर्स यूज फॉर द सिंथेसिस ऑफ नाइलॉन 6 इज और आर, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम लोग बात कर लेते हैं, तो इसका करेक्ट ऑप्शन होने वाला ऑप्शन नंबर बी, कैप्रोलैक्टिन, ठीक है। तो जब भी हम यहाँ पे बात करेंगे नाइलॉन 6 के सिंथेसिस की, तो सिर्फ और सिर्फ एक एक लौता यहाँ पे मोनोमर यहाँ पे यूज होगा, उसका नाम है कैप्रोलैक्टिन। इसके अलावा अगर हम यहाँ पे बात करते हैं नाइलॉन 6,6, ठीक है, ये डिफरेंट है और नाइलॉन 6 अलग है। तो नाइलॉन 6,6 की जब हम बात करेंगे तो यहाँ पे दो यूज होते हैं। एक है आपका एडिपोइल क्लोराइड, ठीक है, ये पहले आपको याद रखना है। और दूसरा आपका हेक्सामिथिलीन, हेक्सामिथिलीन, ठीक है, हेक्सामिथिलीन, फिर डायअमीन। ये आपके दो हैं जो आपके नाइलॉन 6,6 में यूज होते हैं, और नाइलॉन 6 के सिंथेसिस में आपका कैप्रोलैक्टम अकेला मोनोमर जो है वो यहाँ पे यूज होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने इस पर्टिकुलर वीडियो में सारे क्वेश्चन हमने कर लिए इस पर्टिकुलर टॉपिक से रिलेटेड। आई होप कि आपको सारे क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गए हो। अगर कोई डाउट होता है, कोई सजेशन होता है, तो आप कमेंट में भी लिख सकते हो, ठीक है। साथ ही साथ एंड में मैं ये बोलना चाहूँगा, अगर आपने बाकी के पार्ट्स नहीं देखे हैं, ठीक है, तो सबका लिंक मैंने यहाँ पे एक ही प्लेलिस्ट में डाल रखा है सब वीडियोस को, और उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और आई बटन पे भी मिल जाएगा, वहाँ जाके आप देख सकते हो। ये हमारा पार्ट 4 था केमिस्ट्री का। इससे पहले 3 पार्ट और बन चुके हैं, और फिजिक्स बायोलॉजी हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। और अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना, जितना ज़्यादा हो सकता है उसका शेयर कर देना वीडियो को, ताकि दूसरों तक पहुँच पाए। और चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।